नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने जो है स्वर का विस्तृत अध्ययन कर लिया है, जिसमें स्वर की परिभाषा सहित उसके भेद व उपभेदों को और जितने भी स्वर से संबंधित जानकारियां थी वो मैंने भाग 1 में आपको बता दिया था। आज भाग 2 का अध्ययन करते हैं। भाग 2 में सर्वप्रथम जो है अयोगवाह वर्ण का अध्ययन करेंगे। अयोगवाह वर्ण, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, भाग 1 में बताया था कि अयोगवाह वर्ण जो है दो होते हैं, अंग और अह बोलते हैं इसको। ठीक है। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ जो होता है अ के योग से जो अर्थ वहन करे। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ के योग से जो अर्थ वहन करे। इसकी परिभाषा है कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। क्या है ये? स्वर के योग से बनता है। ठीक है। और ये ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, क्योंकि ये स्वतंत्र भी नहीं है। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, अयोगवाह स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर है कि अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन के साथ लगते हैं। अयोगवाह स्वतंत्र नहीं होता है, ये दोनों में इसका प्रयोग होता है। स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। आइए इसके भेदों को जानते हैं। अयोगवाह के दो भेद होते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार को अनुनासिक भी कहते हैं, आगे इसको समझेंगे, विस्तृत तौर पर समझेंगे। एक ही होता है ये, लेकिन जो है दो अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं इसको आगे समझेंगे। दूसरा भेद है विसर्ग। ठीक है, इसको विस्तृत तरीके से समझते हैं। पहला है अनुस्वार व अनुनासिक। अनुस्वार व अनुनासिक में सबसे पहला है अनुस्वार का चिन्ह बिंदु, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगी होती है, जो बिंदु लगाते हैं हम, उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, अंश, कंस आदि, ये अनुस्वार है शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लग रहा है। ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से किया जाता है। यदि नाक से जो है हम नाक को अगर बंद कर लें और अनुस्वार का उच्चारण करें तो हम उस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आगे है अनुनासिक का अर्थ है। अनुनासिक का क्या अर्थ है? कि नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। ठीक है, अनुस्वार का तो सीधा नाक से प्रयोग होता है, परंतु अनुनासिक का प्रयोग नाक से नहीं होता, बल्कि नाक और मुख दोनों से होता है। मुख नासिका वचनोनुनासिका एक सूत्र है संस्कृत में। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी मुख सहित नासिका के साथ जिसका उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का जो चिन्ह बिंदु है वह है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र के आकार बना करके उस पर बिंदु लगाना, वो होता है चंद्र बिंदु। जैसे आंख, गांव, सांप आदि, यह है अनुनासिक। ठीक है। इसके बाद जो है अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान होता है वो है नाक और मुंह दोनों जगह से। नाक और मुंह जो है उच्चारण जो है इस अनुनासिक का किया जाता है। आगे है जब शिरोरेखा पर, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता। हालांकि उच्चारण में अनुनासिक का ही होगा, परंतु जो है यदि शिरोरेखा के ऊपर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए, आई, ओ, औ ये हो, मतलब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, तो वहां पर जो है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में मात्र एक ही अंतर है कि अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है। क्या है? कि अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु जो है नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है। जैसे अनुस्वार है हंस और अनुनासिक है हंसना, तो आप दोनों का उच्चारण करके देख सकते हैं। हंस का उच्चारण आप जब आप नाक का प्रयोग करते हैं, नाक को अगर आप बंद कर दें, बिल्कुल वायु बाहर ना आने दें और हंस का प्रयोग करें, तो आप हंस का उच्चारण ठीक से
नहीं कर पाएंगे, जबकि हंसना आप थोड़ा बहुत उच्चारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है अयोगवा का विसर्ग। विसर्ग का जो चिन्ह बिंदु होता है वो किसी भी वर्ण या शब्द के बाद जो है दो बिंदु होते हैं। ठीक है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण। ठीक है, विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के समान होता है। जैसे कोई शब्द बोलेंगे और उसके बाद ह का उच्चारण करना है, जैसे विसर्ग लगा हो तो ह का उच्चारण करते हैं, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। आगे है व्यंजन। व्यंजन जो है इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर तथा विभिन्न स्थानों से टकराकर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये जो है परतंत्र होते हैं। परतंत्र बोले तो कि स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे है हिंदी में जो है मूल स्वर, मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं मूल व्यंजन। आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के जो है 3 भेद बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्था व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इनके एक एक करके इनके भेदों को समझते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ हवा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, यानी कि अलग अलग स्थान को छू करके बाहर आती है, वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी में जो है 25 स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं। क से लेकर के मौ तक जो वर्णमाला में जो क से मौ तक है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब वो स्पर्श व्यंजनों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब जिनमें आपको अगली वीडियो में उच्चारण के आधार पर जो बताऊंगा, वहाँ पर जो है उच्चारण के आधार पर वर्ण व्यंजनों के जो भेद हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले इसको यहाँ पे इतना ही समझिए कि 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है क ख ग घ ग, क वर्ग यानी। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च छ झ झ ञ। तीसरा है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। चौथा है त वर्ग, त थ द ध न। और पांचवा है प वर्ग, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं हमारे। अगला है अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन जो है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य का होता है, यानी ना तो वह उनका उच्चारण स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। इन्हें अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन भी बोल सकते हैं। मध्य का भाग होता है, उन्हें अंतस्था व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 4 अंतस्था व्यंजन हैं और वो हैं य र ल व। जो ये 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन जो हैं 4 होते हैं और वो हैं य र ल व। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हवा जो है बहुत तेजी से रगड़ करके बाहर आती है मुंह से और इसलिए जो है ये वो हवा जो है गर्म हो जाती है। जैसे हमारे 4 वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ठीक है, 3 उच्चारण होते हैं। एक होता है तालु स्थान से श, एक होता है मूर्धा स्थान से श और एक होता है दंत स्थान से स। ह का उच्चारण, इनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो ये ऊष्म यानी गर्मी पैदा यानी गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजन होने चाहिए। 2 अलग अलग व्यंजन जब जुड़ते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है क श को मिलाकर के बनता है क्ष। जैसे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। बहुत से बच्चे इसका उच्चारण गलत करते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं होता है। क और श को मिलाकर के बनता है क्ष, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्षत्रिय। ठीक है, क्ष जैसे कक्षा, इस तरह से जो है इसका उच्चारण होता है। त और र को मिलाकर के बनता है त्र। ठीक है,
ज और यों को मिलाकर के बनता है ज्ञ। ज और यो को मिलाकर के क्या बन रहा है, ज्यों। ठीक है, ज्यों बोलते हैं इसको, ज्यों, यानी, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। श और र को मिलाकर के बनता है श्र, श्र। ठीक है, तालु वाला तालु शकार जो होता है वहां से श्र बोलते हैं इसको। आगे है द्वित्व व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन में थोड़ा सा अंतर है, होता दोनों में वर्णों का व्यंजनों का मेल है, लेकिन वहां पर दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है देखिए, एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में तो दो अलग अलग वर्ण थे, जैसे क और श ये अलग अलग व्यंजन है ना, और त और र अलग अलग व्यंजन है, तो दोनों को मिलाकर के त्र बन रहा है, यानी दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर के संयुक्त व्यंजन बन रहा है। जबकि द्वित्व व्यंजन में क्या है, एक ही व्यंजन होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे नौ और नौ दोनों को मिलाकर के नौ बन रहा है, जैसे उदाहरण एक शब्द दिया गन्ना। इसी तरह से त और त को मिलाकर के त बनता है, यानी पत्ता। ऐसे ही लौ लौ मिलाकर लौ यानी दिल्ली, बिल्ली इत्यादि जो है। आगे क और क मिलाकर के चक्का, पक्का। ये जो शब्द हैं ये एक जैसे वर्ण हैं, यानी द्वित्व व्यंजन इनको कहते हैं। महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे च और एक और उदाहरण है, च च मिलाकर के बच्चा, कच्चा इत्यादि जो वर्ण हैं शब्द हैं, ये इसी के द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। आगे रॉ के रूप सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है रॉ के रूपों को समझना। रॉ के रूपों में जो है तीन प्रकार के रूप होते हैं। रॉ के तीन प्रकार होते हैं। जब जो है, अब इनको समझेंगे एक एक करके, कि जब स्वर रहित रॉ के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, यानी जब स्वर रहित यानी किसी रॉ में यदि कोई स्वर ना हो, बिना स्वर का हो, ठीक है, और उसके बाद यदि कोई व्यंजन, उसके जो है बाद यदि कोई व्यंजन हो, ठीक है, क्या है देखो, स्वर रहित रॉ के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, ठीक है, स्वर सहित जब व्यंजन होता है तो क्या करता है वो, तो वो रेफ बन जाता है। रेफ यानी शिरो रेखा के ऊपर चला जाता है। जैसे रॉ यहाँ पे आधा है और पीछे वो में अ है, तो यानी कि यहाँ पे स्वर सहित है, पीछे वाला जो व्यंजन है वो स्वर सहित है, अर्थात ये जो रॉ है आगे वाला ये रेफ बन जाएगा। रेफ यानी शिरो रेखा के ऊपर चला जाएगा। जैसे उदाहरण दिया, र आधा है वो पूरा है तो पर्व बना, गर्व बना। इसी तरह से क र आधा है क पूरा है तो तर्क बना। इसी तरह से र आधा है म पूरा है तो कर्म, धर्म इत्यादि जो उदाहरण है ये बनते हैं। दूसरा है र का भेद, कि स्वर सहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है, यानी जब जो है र पूरा हो गया, यहाँ पर क्या है, र में स्वर होगा परंतु र से आगे वाला जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा। ठीक है, र से आगे वाला जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा। वहां पर र जो है क्या हो जाता है, वो पदेन आ जाता है, पदेन बोलते हैं उसको, यानी उस पद के, उस वर्ण के नीचे लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे गौ आधा है, यहाँ पे गौ में कोई स्वर नहीं है और रॉ में अ है, तो वो रॉ जो है गौ के नीचे लग जाता है, इसको पदेन बोलते हैं। ये रॉ का पदेन रूप है। जैसे ग्रह, ग्राम आदि। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण है, प आधा है रॉ पूरा है तो प्र बन रहा है, तो जैसे प्रेम, प्रकाश आदि। ऐसे ही मौ का एक उदाहरण है, मौ आधा है रॉ पूरा है म्र, यानी आम्र, नम्र। ठीक है, तीसरा जो भेद है रॉ का वो क्या है, कि स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ, ये जो चार वर्ण हैं ये क्या है, ये गोला आकृति में है। ठीक है, ये नीचे की जो आकृति है इनकी ये गोलाकार है। तो जो ऐसे गोलाकार जो वर्ण होते हैं, यानी चार जो हैं ये, इनके बाद जो है ये स्वर सहित रॉ जुड़ने पर, जो दूसरा वाला भेद है पदेन, ऐसे ही ये, लेकिन ये तो गोलाकृति में नहीं है, प, ग, म, ये गोलाकृति में नहीं है, इनमें तो पीछे जो है सीधी रेखा है एक। ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो है ये गोलाकृति में है, तो ऐसे वर्णों में रॉ जो है पदेन किस तरह से लगता है, देखिए उदाहरण, जैसे टौ में अगर टौ आधा हो और रॉ पूरा हो पीछे, तो ट्रॉ इस तरह से लिखा जाता है। रॉ का, रॉ जो है दोनों तरफ का जो है चिन्ह बनाया जाता है, जैसे ट्रेन, ट्रक। इसी तरह से डॉ आधा हो, रॉ पूरा हो तो ड्रॉ बनता है, तो ड्रामा, ड्रम, ऐसा ये इसका रूप बनता है। ठीक है बच्चों,
तो आज की वीडियो इतनी ही। इसमें जो है हमने व्यंजन और वह अयोगवाह का पूर्ण अध्ययन किया। आगे हम जो है जो अगला जो पाठ पढ़ेंगे उसमें जो है उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो उनका वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, और उच्चारण के आधार पर, श्वास के आधार पर इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हम अगली वीडियो पे करेंगे।